हेलो एवरीवन। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रेट लॉ हम लोग कैसे निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स एंड विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स। हम कैसे रेट लॉ जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था रेट ऑफ डिसअपियरिंग और रेट ऑफ अपीयरिंग और रेट ऑफ रिएक्शन, ये तीनों हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं। इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे थे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको डिटरमाइन करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो सबसे पहला ही फैक्टर आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो देखो अगर आप ये दोनों रिएक्शन देखोगे, ये दोनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ NO रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव NO2, ट्वाइस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन दो ये रिएक्शंस दोनों सिमिलर हैं, लेकिन ये वाला रिएक्शन फास्ट होता है, ये वाला रिएक्शन स्लो होता है। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ रिएक्शंस फास्ट हैं, कुछ रिएक्शंस स्लो हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जीज जो है रिक्वायर्ड होती है किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जीज जो है वो हमको मिलती, मतलब अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जीज जो है वो निकलती है जब कोई बॉन्ड फॉर्म होता है। राइट, सो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि रिएक्शन का रेट कैसे होगा। राइट, so different energies are required for breaking the bond and in the formation of new bond। ठीक है, न्यू बॉन्ड में फॉर्मेशन में कितनी एनर्जीज जो है वो एमिट आउट होगी। राइट, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेकंड होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो, स्टार्टिंग में जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बन रहा है। स्टार्टिंग में अगर मान लो रिएक्टेंट के 10 मोल्स हैं, ठीक है, 10 मोलैरिटी है उसकी, रिएक्शन बड़ी स्पीड में जाएगी। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट कम होता जाएगा, अब स्पीड भी जो होगी रिएक्शन की वो डिक्रीज होती जाएगी। राइट, सो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहता है उतना ज़्यादा रेट जो होती है वो रिएक्शन की फास्ट होती है। रेट लॉ में भी हमने देखा है। ठीक है, तो रेट लॉ कैसे रहता है? -dr/dt। तो रेट जितना ज़्यादा रहेगा तो शुरुआत में क्या होता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा रहेगा तो रेट भी ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो है रेट ऑफ द रिएक्शन विल ऑल्सो डिक्रीज। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर का रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेट इंक्रीज होगा। ओके, और ये देखा गया है कि रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन का रेट इट नियरली डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो अगर आप 10 डिग्री राइज कर दो ना टेम्परेचर पे, तो जो रिएक्शन का रेट होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है। 2 टाइम्स, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इसको और डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे टेम्परेचर का role in the rate of reaction, right? So it increases, it nearly doubles for every 10 degree rise in temperature। नेक्स्ट आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन से क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो स्पीशीज होती हैं जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाती है विदाउट इट सेल्फ बींग इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। खुद वो कुछ नहीं करेगी, मतलब खुद जो है वो रिएक्शन के अंदर रिएक्शन को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो क्या करेगी? वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगी। ओके, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। देखो, जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं ना वो उनके पास सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द बिगर पार्टिकल। तो बिगर पार्टिकल सरफेस एरिया कम होता है, और अगर पार्टिकल छोटे छोटे कर दो तो उसका सरफेस एरिया सबका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होते हैं तो वो लाइट में ही होंगे, मतलब कि आप अगर आप डार्क में रख दोगे तो रिएक्शंस नहीं होंगे, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो गए। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो गए, जैसे हमने एक रिएक्शन पढ़ी है, जैसे हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना तो HCl बनाना। ये क्या रिएक्शन है? ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इट विल टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। राइट, लाइट के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि किसी भी रिएक्शन की रेट को इफेक्ट कर रहे थे। ओके, तो फर्स्ट आ गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट। राइट, फिर आता है concentration of reactant, then temperature, catalyst, surface area and light। ठीक है, for the reaction which can only undergo in the presence of light, उसके लिए light ही important है। ओके, अब नेक्स्ट आता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी
रेट को, ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन के रेट को, राइट। सो अब हम देखते हैं, ये देखो कि सपोज कर लो कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ए के ए मोल्स, बी के बी मोल्स आपको प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए के कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर समथिंग, बी का कॉन्सेंट्रेशन टू सम पावर, राइट। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमको लगाना पड़ेगा कांस्टेंट, तो के ए रेज टू द पावर अल्फा, बी रेज टू द पावर बीटा। ये जो अल्फा बीटा है ये क्या है, ये कुछ कांस्टेंट होती है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यूज़ हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यूज़ होती हैं, एंड इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो रेट लॉ होता क्या है, रेट लॉ is the expression which expresses the rate of reaction in terms of molar concentration of the reactant, ठीक है। reactants के molar concentration with each term raised to some power which may or may not be same as stoichiometric coefficient of the reaction in the balanced chemical equation। सपोज को लिए balanced chemical equation है, ठीक है। तो रेट हम लोग रेट लॉ में कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि रेट को हम लोगों ने रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन लेने हैं, ठीक है। ईच रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू इट्स स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ठीक है। ऐसे हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, तो हम ये किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, ओके। तो ये जो होता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू होती है, ठीक है। इसको हम लोग खुद नहीं फाइंड आउट कर सकते, ये एक्सपेरिमेंट से ही आता है कि ये जो पावर्स होंगी ये क्या होंगी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होती है, राइट। तो नेक्स्ट आता है रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट क्या होता है, हमने अभी निकाला कि जो रेट है वो क्या है, रेट इज इक्वल्स टू के रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बीटा। तो अगर हम ए का भी 1 मोल पर लीटर ले लें और बी का भी 1 मोल पर लीटर ले लें, तो दोनों का हम लोगों ने 1 लीटर पर मोल ले लिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो रेट किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया। तो हमारे पास रेट कांस्टेंट हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, ये रेट के इक्वल होता है जब हम लोग उनकी रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल हो, ठीक है, 1 मोल पर लीटर हो, यूनिटी हो, राइट। तो वो हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है। रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड as the rate of reaction when the molar concentration of each reactant is taken as unity। तो अगर ये भी यूनिटी होगी, ये भी यूनिटी होगी, तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के ए अल्फा बी बीटा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। याद रखना, हमेशा मैं बोल रही हूँ फिर से कि जो रेट है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू ही होती है, आपको गिवन होती है, मतलब ये जो होती है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बहुत बहुत सिंपल सी चीज़ होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे सपोज को लो आपके पास ये वाली रेट इक्वेशन दी हुई है कि कोई एक रिएक्शन है उसका रेट ये है, तो हम लोग ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ऑर्डर का कैलकुलेशन बड़ा आसान है। जो भी रिएक्टेंट के रेज पावर्स हैं उनको आपने सिंपली ऐड कर लेना है, ठीक है, सिंपली ऐड कर लेना। जैसे अब आप यहाँ देखो NO2 है, O2 है, आपको NO2 दे रहा है, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे तो 1 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या रेट इक्वेशन में भी इसका जो पावर्स होंगी वो 2 और 1 ही होगी। तो यहाँ इस केस में हो चुकी है, लेकिन हर बारी नहीं होगी, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं। तो देखो नाइट्रिक ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में ये सेकेंड ऑर्डर है और इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट है, तो टोटल कितना हो गया, 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, ओके। तो अब एक और इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन आपको दी हुई है, लेकिन इसका रेट कैसे फाइंड आउट करना है, ये देखो रेट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ब्रोमाइड यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 है, लेकिन यहाँ पे इसका जो पावर है वो 1 है, ब्रोमेट का भी पावर 1 है, यहाँ पे 1 है। अब देखो प्रोटॉन का यहाँ पे 6 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लेकिन जो रेट इक्वेशन में आता है दैट इज़ 2, ओके। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि हर बारी ज़रूरी नहीं है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो वही जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऑर्डर मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की पावर्स हो, ठीक है, और रेट में,
ओके, तो इसका रेट इक्वेशन क्या हो गया, के बी आर नेगेटिव, इसका 1 हो गया, इसका 1 है, इसका 2 है, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 1 + 1 + 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। अब देखो यहाँ पे अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और H2 बना रहा है प्लैटिनम कैटलिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे रेट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि रेट जो है वो अमोनिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो 0 हो गया। यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया, 0, 0 ऑर्डर रिएक्शन, राइट। अब देखो यहाँ पे अमोनिया तो 2 था, 2 मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन रेट के इक्वेशन में वो नहीं आया, रेट के इक्वेशन में उसका कोई रोल नहीं है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन है, ट्वाइस ऑफ HI आपको H2 और I2 दे रहा है, इसका रेट है के HI⁻²। अब इसका आप लोग ऑर्डर फाइंड आउट करोगे और मुझे आंसर में कमेंट में लिख के दोगे। ओके, तो आई होप आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालने आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, अब देखो जो रेट है हमारे पास वो क्या होता है, dx/dt, ठीक है, ये रेट है, रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन का कुछ वैल्यू, ठीक है। अगर n1 है फर्स्ट ऑर्डर है तो n1 होगा, 0 ऑर्डर है तो n0 होगा। तो यहीं से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने k को रखा, तो dx/dt मल्टीप्लाई बाय 1 / कॉन्सेंट्रेशन x, ठीक है। आपने ये वाली इक्वेशन ली, हम लोग k की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, k का यूनिट फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सिंपल सा है, k किसके इक्वल हो जाएगा, dx/dt मल्टीप्लाई बाय 1 कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर n। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए n कितना होगा, 0। अगर n 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। x क्या है, x इज़ नथिंग बट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये किसके इक्वल होता है, मोल पर लीटर के टाइम सेकेंड। ये तो 0 हो गया, इसका यूज़ ही नहीं होना। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर 1 आया, ये कैंसिल हो गया, सेकेंड इन्वर्स आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए n इज इक्वल्स टू 2, k इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये तो हमने पहले लिखना ही होता है। उसके बाद 1/मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर 2, 2 से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये आ गया। वहीं पे n इज इक्वल्स टू 3 के लिए निकालो, k इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1/मोल पर लीटर 3, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें पता चलती है, अगर आपको k की वैल्यू गिवन है, मतलब k की वैल्यू गिवन है, आप सिंपली उसके जो यूनिट्स हैं उसको देख के आप इजीली डिटरमिन कर सकते हो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आया होगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो मान लो कि आपको रेट दिया गया है किसी भी इक्वेशन का, k a⁻², b⁻½ बिल्कुल फ्रैक्शन भी हो सकता है, पता है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी, 2 + ½ 3/5/2, ठीक है। आप ऐसे इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, ठीक है। बस सिंपली सा ऊपर ही आपने ऐड कर देना है। तो आई होप आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ये जो चीज़ें हैं हमने जो अभी डिस्कस करी वो समझ में आई होगी, और कैसे उसके यूनिट निकालते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद आता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन जो होते हैं ना, वो उसके मल्टीपल स्टेप्स भी हो सकते हैं और सिंपल स्टेप्स भी हो सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन का सिर्फ सिंपल स्टेप है, तो क्या होता है कि उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन विच हैज़ ओनली 1 स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, बट इफ़ इट हैज़ मोर देन 1 स्टेप उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और एक से ज़्यादा स्टेप्स जो होते हैं वो हमें देते हैं किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज़्म।
ठीक है? तो सिंपल वन स्टेप रिएक्शन जो हम लोग होती है उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। अगर वो रिएक्शन जो है इट टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप देन इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड द डिफरेंट स्टेप्स इन व्हिच द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अकर दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। अब इसमें मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन वो होती है कि कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन्स सेम टाइम पे कोलाइड कर रहे हैं टू गिव यू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तभी बनेगा अगर आपके मॉलिक्यूल्स सेम टाइम पे कोलाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे प्रोडक्ट्स। तो जब किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में, यहाँ पे देखो एलिमेंट्री रिएक्शन की बात हो रही है, वन स्टेप रिएक्शन की बात हो रही है। एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने आपके पास रिएक्टेंट्स हैं वो कोलाइड करके आपको प्रोडक्ट देंगे। तो कितने रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये सिंपल रिएक्शंस हैं। अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन और 2H2O में। तो यहाँ पे देखो कितने रिएक्टेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। एक ही तो रिएक्टेंट है, इसको हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ पे देखो O2F2 आपको O2 और F2 दे रहा है। यहाँ पे कितने रिएक्टेंट्स हैं जो कि कोलाइड कर रहे हैं, एक ही है, इसको भी हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे देखो 2 HI हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI है, वो रिएक्ट करके आपको हाइड्रोजन और आयोडीन दे रहा है। तो कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए हैं? 2, इसको हम बोलेंगे बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो 2NO प्लस O2 गिविंग यू 2NO2। अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में रिएक्ट किए? टर्मोलिकुलर, यहाँ 3 है तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी टर्मोलिकुलर रिएक्शन होगी, ठीक है। तो 3 है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी। ओके, सो मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो डिपेंड करती है, वो क्या होती है, वो एक्चुअली में होती है कि कितने मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस एक्चुअल में साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे ताकि आपको प्रोडक्ट दें। ओके, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये हम लोग सिंपल रिएक्शन के केसेस में ही फाइंड आउट कर सकते हैं। मल्टीपल रिएक्शन यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होने होते हैं। तो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होंगे तो पहले वो कुछ इंटरमीडिएट बनाएंगे, फिर इंटरमीडिएट बनाने के बाद वो रिएक्ट करेगा। तो एक टाइम पे जो है सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, ठीक है। तो वो सेम रेट पे भी नहीं होंगे सारे के सारे रिएक्शन, वो अलग अलग स्टेप्स में होते हैं। ओके, तो जितना भी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में हम क्या करते हैं, स्लोएस्ट स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो कि आपके पास एक ग्रुप है, ग्रुप में 4-5 लोग हैं, उसमें से जो एक बच्चा है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। अगर मैंने आपको काम दिया हुआ है सभी को और मैंने तभी टिक मार्क लगानी है जब सबका काम हो जाएगा, तो मुझे बताओ आप सब लोग किसको देखोगे कि कौन सबसे पहले काम मैं आप सपोज़ करो आप सबका ये हो गया है, ठीक है, बट जो स्लो बच्चा है वो वहीं पे ही है, वो उसका अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन जब तक वो स्लो बच्चा काम नहीं कर लेता तब तक आपका टिक मार्क नहीं होगा कि आपने काम किया है कि नहीं किया है, राइट। तो आपके पूरे ग्रुप की सारी जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर दिया, स्लो वाले बच्चे के ऊपर। ओके, तो जो भी रिएक्शन का रेट होता है वो भी ऐसे ही होता है कि स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। ओके, तो मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग स्लोएस्ट स्टेप देखते हैं, उस स्लोएस्ट स्टेप को ही हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। जैसे H2O2 है, आयोडाइड के प्रेजेंस में 2H2O2 देगा। अब इस केस में रेट किसके इक्वल हो गया, H2। अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या H2O2, लेकिन रिएक्शन रेट में कैसे आ रहा है, H2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, आयोडाइड के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में होती है कि तो पहले तो ये रिएक्शन होगी, वाटर बना, आयोडाइड बना, ये स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी के ही उसी को देखकर ही आपके पास यहाँ पे ये H2O2 है। ओके, स्लोएस्ट स्टेप को देखकर ही आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो पूरी रिएक्शन या फिर स्पीड जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो पूरी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है स्लोएस्ट स्टेप पे, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, इट विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहाँ पे देखो बायोमॉलिक्यूलर है, तो बायोमॉलिक्यूलर ये खुद भी है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 2 आता है,
ठीक है। तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलैरिटी होती है वो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन हम किस में देखते हैं, स्लोएस्ट स्टेप में देखते हैं। ठीक है, ऑर्डर हम दो स्लोएस्ट स्टेप का देखते हैं। अभी हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है? इट इज़ द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ इक्वेशन। तो रेट लॉ इक्वेशन में जो भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसका सम, जैसे कि इसमें है 1 + 2 कितना हो गया 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 3। ठीक है, सिंपली एडिशन करना है। मॉलिक्युलैरिटी मतलब कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं विद वन अनदर टू गिव यू द रिएक्शन। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। हमने देखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इवन फ्रैक्शन भी देखे हैं हमने। लेकिन मॉलिक्युलैरिटी हमेशा होल नंबर ही हो। ऐसा नहीं होगा कि आधा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है और आपको प्रोडक्ट देगा, आधा मॉलिक्यूल नहीं देगा। ठीक है, तो ये हमेशा ही होल नंबर होगा। मॉलिक्युलैरिटी मतलब कितने एक्चुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने कोलाइड कर रहे हैं टू गिव यू द रिएक्शन। थर्ड क्या है? इट कैन बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली ओनली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप खुद नहीं फाइंड आउट कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, यू कैन ओनली डिटरमाइन इट एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन है वो आप स्लोएस्ट स्टेप के मॉलिक्यूल्स को देख लो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही होती है। तो वो तो आप देख के पता लगा सकते हो इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी है एलिमेंट्री स्टेप के लिए, और मल्टीपल स्टेप के लिए जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको देख लो। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दोनों के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन के लिए तो हम देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम देख लेते हैं स्लोएस्ट स्टेप। मॉलिक्युलैरिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शंस, और एलिमेंट्री रिएक्शंस में ही मॉलिक्युलैरिटी एप्लीकेबल है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलैरिटी हम लोग स्लोएस्ट स्टेप का देखेंगे विच इज़ सेम एज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वली होता है वो। सिंपल रिएक्शन के केस में ऑर्डर मे और मे नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट एज सीन फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सिंपल रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, लेकिन जो ऑर्डर है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल ही हो। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलैरिटी जो होता है ना सिंपल रिएक्शंस में वो हमेशा ही स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल ही होता है। ठीक है, जैसे हमने मॉलिक्युलैरिटी यहाँ पे देखा था, देखो मॉलिक्युलैरिटी में जितने हो आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप देख सकते हो सिंपल रिएक्शन के केस में, लेकिन आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलैरिटी कैसे होती है और रेट लॉ क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट। सो बाय बाय एवरीवन।